हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एसओएल या फिर एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है, उन सभी के पास में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है और वो बीए प्रोग्राम के कोर्स में 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी के लिए इंटरनेशनल रिलेशन के एक क्वेश्चन पेपर का, जो कि आप सभी के एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि ये एक सैंपल है कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ये पेपर आप सभी का ऑफलाइन है, तो आप सभी अपने एग्जाम से पहले कुछ अगर क्वेश्चन पेपर लगा के जाएंगे तो आप सभी के लिए बेटर रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन का यूनिक पेपर कोड है, आप अपने पेपर कोड को मैच कर सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भी क्वेश्चन पेपर आप सभी के पास में, उसको चेक करने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये है कि आप टॉप पे यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने पेजेस का ये पेपर है। यहाँ पर टॉप पे लिखा होता है और यहाँ पर आप सभी को राइट साइड में आपको अपना रोल नंबर, यहाँ पर आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर का जो सीरियल नंबर है वो, यहाँ पर कितने घंटे का टाइम है और कितने मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। जो 16 के बच्चे होते हैं उन सभी का ये 75 मार्क्स का नहीं, बल्कि ये 100 मार्क्स का पेपर ही कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि आप सभी के ना तो कोई अटेंडेंस के मार्क्स लगते हैं और ना ही आप सभी का कोई प्रैक्टिकल होता है। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से रीड करनी है। जैसे मैंने हिस्ट्री का पेपर दिखाया था, तो उसके अंदर आप सभी को क्या करना है, 5 क्वेश्चन करने थे, बट इस वाले क्वेश्चन पेपर में आप सभी को 4 क्वेश्चन ही करने। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो केयरफुली रीड करना है। सभी क्वेश्चन जो है उन सभी के अगर मार्क्स की बात करें तो वो इक्वल मार्क्स के होंगे। और आप अपना पेपर चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं आप हिंदी मीडियम में भी लिख सकते हो, लेकिन आपको एक ही लैंग्वेज को चूज करना है। जैसे आप सभी ने एडमिशन के टाइम पे अगर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया था, तो आप हिंदी भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हिंदी में भी पेपर लिख सकते हो, या फिर आपने इंग्लिश मीडियम चूज किया था या हिंदी मीडियम, तो आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। नाउ हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है क्लासिकल रियलिज्म डू यू मीन। क्या आपको पता है क्लासिकल रियलिज्म क्या है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आप सभी के लिए पक्का बनेगा। क्लासिकल रियलिज्म लिखा हुआ आ जाए या फिर आप सभी के लिए पॉलिटिकल पॉलिटिकल या फिर आप सभी के लिए पॉलिटिकल रियलिज्म लिखा जाए, तो ये कोई अलग चीज नहीं है, ये सेम चीज है। आप सभी को ध्यान रखना है। इसे राजनीतिक यथार्थवाद या फिर हम सब कहें तो क्लासिकल यथार्थवाद, दोनों बिल्कुल सेम है। इसमें आप सभी से क्या पूछा गया है, जो हंस जे मार्गेनथाउ है उनकी अप्रोच आपसे पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन वैसे तो हमने आप सभी के लिए डिस्कस कर रखा है, बट नाउ यहाँ पर हम फिर भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको कैसे आंसर्स लिखने। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो रियलिज्म की जो थ्योरी है ये कब ज्यादा पॉपुलर हुई। तो आप बोलोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है हंस जे मार्गेनथाउ जी ने अपनी बुक लिखी थी। उस बुक के अंदर इन्होंने द पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, इन्होंने जो बुक लिखी थी उसके अंदर इन्होंने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और हंस जे मार्गेनथाउ ने जो है रियलिज्म को एक रियलिटी में बताया कि किस तरीके से जो है ये एक्चुअलिटी में वर्क करता है, कैसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जानने में जो है क्लासिकल यथार्थवाद या सिंपल यथार्थवाद भी गए, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है। पहली बात तो ये। अब जैसे हिंदी में पेपर आप देखोगे, जैसे मोरेनाउ लिखा हुआ है, तो ये हिंदी में गलत भी लिखा होता है। आपको ध्यान रखना है कि मॉर्गेनथाउ नाम था। आप इंग्लिश में क्वेश्चन को जरूर रीड करेंगे, क्योंकि हिंदी में आप सभी के लिए बहुत बार गलत चीजें भी लिखी हुई आती है। तो सबसे पहली चीज आप सभी के मन में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हिंदी इंग्लिश में दोनों में, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप सभी को 15 मिनट आप लोगों को पहले मिलेंगे और इतना टाइम आप सभी के पास होता है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होते कि आप क्वेश्चन ना रीड कर सको। तो आप लोगों को इसके अंदर जो मार्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल है उन सभी प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना है। उन सभी के प्रिंसिपल्स में जैसे आपको बताया गया कि स्टेट जो है मुख्य रूप से अभिकर्ता होता है, या फिर मेन एक्टर जो होता है वो कौन होता है, स्टेट होता है। दूसरी बात, हर एक देश क्या है कि अपने राष्ट्रीय हित से प्रभावित होता है। हर एक देश क्या करता है,
अपने राष्ट्र हित से प्रभावित होता है और हर एक देश सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्र हित के बारे में ही सोचता है। अगला, विदेश नीति जो है उस पर कुछ एक लोगों का प्रभाव रहता है, ये इस तरीके से बातें। इसके अलावा हमने उसके अंदर ये भी देखा है कि आज के समय में जो जितनी भी एमएनसीज है, ये एमएनसी क्या कर रही है, ये स्टेट की सोवरेनिटी, स्टेट की जो राज्य की जो स्वयं प्रभुत्ता है उसको भी क्षति पहुंचा रही है। ये डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है, बाकी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप लोगों के लिए इनकी वीडियोस भी जल्द से जल्द आप लोगों के लिए आ जाएगी। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक आप सभी के लिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन के अध्ययन में आप सभी को राष्ट्रीयता का सिद्धांत यानी डिपेंडेंसी थ्योरी पूछी गई है। राष्ट्रीयता का सिद्धांत लिखा हुआ आ जाए तो आप सभी को क्या करना है, अंडर या फिर आंद्रे एजी फ्रैंक, कौन से एजी फ्रैंक या फिर जो है आंद्रे गुंडर फ्रैंक, आपसे पेपर में ये भी लिखा सकता है, इनके विचारों को बताइए। तो ये दोनों क्वेश्चन कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, ये सेम है, ये ध्यान रखना है। आंद्रे गुंडर फ्रैंक, जिन्हें बोलते हैं एजी फ्रैंक भी बोला जाता है, तो भाई इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि पूरे विश्व में दो तरह के देश होते हैं। एक वो देश जो केंद्रीय देश होता है, जो सेंटर में होता है, केंद्र होता है, और दूसरे देश ऐसे होते हैं जो कि परिधि में होते हैं, परिधि। इन्होंने पूरी दुनिया में दो तरह के देश बताए, एक कोर कंट्री और एक पेरिफेरी कंट्री। जो कोर कंट्री है वो क्या है, वो विकसित देशों की कंट्री है। यहाँ पर विकसित देश है, और ये विकसित देश क्या कर रहे हैं, जो पेरिफेरी कंट्री है, जो परिधि कंट्री है, इन सभी के सारे संसाधनों को ये यूज करती है, और उन सारे संसाधनों को क्या करती है कि भाई यूज करके अपने आप को ताकतवर बना रही है, और जो जो अल्प विकसित देश है, जो विकासशील देश है, उन सभी का शोषण वो करती है। ये इनकी मेन थ्योरी थी, डिपेंडेंसी थ्योरी। इन्होंने इंटरनेशनली ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना लिए हैं, ऐसे संगठन बना लिए हैं, जिनके थ्रू एक जो देश है, जो विकसित देश है, वो गरीब देशों का शोषण करता ही करता है, एक्सप्लॉइटेशन करता ही करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा गया है आपको एक एस्से लिखना है किस पे, एक फेमिनिस्ट अप्रोच है जेएन टिग्नर के विचार आप लोगों को लिखने हैं, जेएन टिग्नर के विचार। ये फेमिनिस्ट थी, फेमिनिस्ट को बोलता है नारीवादी। तो इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने बताया है कि भाई चाहे रियलिज्म रहे, चाहे प्राथमिकता का सिद्धांत रहे, इन सभी ने क्या किया है कि भाई महिलाओं को अनदेखा किया है, महिलाओं को क्या है अनदेखा किया है, और महिलाओं को अनदेखा करने की वजह से आज महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी महिलाओं की बातें नहीं करता, तो और ज्यादातर जो सिद्धांत शास्त्री है वो सारे पुरुष ही है। इसका मेन रीजन आप लोगों को ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपसे पूछा गया है शीत युद्ध के उद्भव के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो जो कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर के इमर्ज होने के क्या कारण है, इस क्वेश्चन के अंदर आप सभी को ये एक्सप्लेन करना है। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर होगा। इसके अंदर बहुत सारे रीजन है, जैसे हम कह सकते हैं भाई कोल्ड वॉर के इमर्ज होने के कई सारे कारण है। उसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे एक अमेरिका जो था, कोल्ड वॉर किस किस के बीच में हुआ था, सबसे पहले तो पता होना चाहिए, एक यूएसए, एक अमेरिका, और दूसरा है आप सभी के सामने यूएसएसआर, समाजवादी सोवियत गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भाई संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना जो है पश्चिमी गुट, वेस्टर्न जो है पश्चिमी गुट बनाया था, और जो यूएसएसआर है इसने कौन सा गुट बनाया था, तो इसने पूर्वी गुट बनाया था। आप सभी को ध्यान रखना है। इनके लिए उत्तरदायी कारण कई सारे हैं, जैसे चर्चिल का फुलटन भाषण है, बर्लिन की नाकेबंदी है, बहुत सारे पॉइंट्स आप सभी के लिए इसको करवाई जा चुके हैं। आप लिखोगे शीत युद्ध के उद्भव के कारण बाय सोल सॉल्यूशन, आप सभी को यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगला है वेदांत क्या था, तो आप सभी को पता है वेदांत जो है एक फ्रेंच भाषा वेदांता शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कि भाई उष्णता में कमी आना। तनाव से तल्य का मतलब भी यही होता है, उष्णता में कमी आना। तो उसके उदय होने के क्या कारण थे और इसके पतन होने के क्या कारण थे। यहाँ पर बच्चे तनाव से तल्य के आपको कंडीशंस नहीं लिखनी, आपको संधि नहीं बतानी, इसके अंदर इसके क्यों हुए, तनाव से तल्य के क्या कारण थे और इसके पतन होने के क्या कारण हो गए। पतन होने की बात इसलिए की गई है क्योंकि आप सभी को पता है 1979 में सोवियत संघ ने क्या किया था कि भाई अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था, और अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने की वजह से हम देखते हैं कि भाई जो दोनों के बीच में उष्णता की कमी आ रही थी, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, कोल्ड वॉर के बीच में, वो जो नरमी थी वो गर्मी में दोबारा से बदल गई। वो जो तनाव कम हो रहा था अब दोबारा से जो है तनाव बढ़ने लगा था। ये आप सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है उत्तर शीत युद्ध काल में शीत युद्ध के प्रमुख केंद्र के रूप में
चीन तथा रूस के उद्भव के कारण बताना है। यानी जो आज आपको इमर्जिंग जो नई पावर है, सुपर पावर है, उसमें चाइना और रूस के रूप में आपको बताना है। चाइना इसीलिए क्योंकि आप सभी को पता है चाइना जो है विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। चाइना को जो उत्पादन है वो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन में से एक है। इसके अलावा चाइना के पास जो श्रम शक्ति है वो विश्व में कहीं नहीं है। चाइना जो है उसके पास में वीटो पावर है। चाइना के पास में परमाणु हथियार है। चाइना जो है आज अपने न केवल पड़ोसी देशों में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी अपना वर्चस्व दिखाता जा रहा है। ठीक इसी तरीके से रूस भी, इन दोनों के बारे में आप सभी को बताना है। तो ये दोनों आप कह सकते हो कि एक उभरती हुई महाशक्ति है। अगला पॉइंट है समकालीन विश्व परिदृश्य में भारत एक उभरती हुई ताकत कैसे, आपको ये एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये तो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बहुत बार बना रखी है कि इंडिया एक सुपर उभरती हुई सुपर पावर कैसे है। तो आप सभी को एक चीज और याद रखनी है, अगर आपके पेपर में 8 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 4 ही क्वेश्चन करने आते हैं। अगर आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, ध्यान रखना है। 8 क्वेश्चन में अगर आते हैं तो 4 क्वेश्चन के हिसाब से 25 नंबर का 16 के बच्चों का एक क्वेश्चन बनेगा। 25 इंटू 4 आपको ध्यान रखना है 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। और अगर 5-10 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 20 नंबर का करना होगा। 5 इंटू 20 आपका 100 मार्क्स का 16 वाले बच्चों का क्वेश्चन पेपर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी दो पर आपको टिप्पणी करनी है। या तो वालस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी देनी है आपको, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, जैसे इसका भी आप लोगों के लिए जो है डिपेंडेंसी थ्योरी की तरह ही है। आप लोग देखेंगे तो आंद्रे गुंड्रे फ्रैंक ने 2 प्रकार की कंट्री बताई है, एक कोर कंट्री है और एक पेरीफेरी। इन्होंने 3 प्रकार की कंट्री बताई है, एक कोर कंट्री है, एक पेरीफेरी है और एक सेमी पेरीफेरी है। सेमी पेरीफेरी यहाँ पर एडजस्ट करती है। नवशीत युद्ध यानी न्यू कोल्ड वॉर, इसके बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करना है। कूटनीतिकता की प्रासंगिकता को लेकर भी वीडियो अपलोडेड है और भारत की विदेश नीति को निर्धारण करने वाले तत्व आपको ये बताने हैं। ये क्वेश्चन की वीडियो रही आप सभी के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी और फॉर फर्दर जितनी भी वीडियोस आप सभी के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है या एग्जाम से ओरिएंटेड है वो सारी की सारी आप सभी के लिए अपलोड कर दी जाएगी। तो नाउ इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड all the important topics which was asked in previous years। जो भी आप सभी से पहले पूछे गए तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हमने आप सभी के सामने डिस्कस कर लिए हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से उतना ही लाभ मिला होगा जितना मैंने आप सभी के लिए प्रयास किया है। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय